हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले दिसंबर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हमारी जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपके एनसीईआरटी और आपके PYQ से यहाँ पे लिया गया एक कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से आपके सीटेट एग्ज़ाम में चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को जो प्राथमिक स्तर का है उसे इन 4 विकल्पों में सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए, क्योंकि यदि किसी शिक्षक में अपने बच्चों को समझाने के लिए उसमें धैर्य और जो है दृढ़ता होगी, तब वो बच्चों को जो है विभिन्न परिस्थितियों में जो है उसकी समझ को यहाँ पे विकसित करने में, उसके समस्या को समाधान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि एक शिक्षक को विशेषता धैर्य और दृढ़ता यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण यहाँ पे विद्यार्थियों को जो है पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ जो है अभिभावक को पसंद नहीं होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका जो है शिक्षक को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो शिक्षक को अपनाना चाहिए वो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, जब कोई अभिभावक को कक्षा की कोई गतिविधि पसंद नहीं आती है तो उसके लिए पहले उसे शिक्षक से जो है यहाँ पे विशेष चर्चा करनी चाहिए, जिससे वो अपने समस्या को समाधान कर सकें और उस समस्या पे चर्चा करके उसका जो है समाधान निकाल सकें। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आप लोग को बता दें, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको सीटेट के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीटेट आप एक अच्छा स्कोर से कर पाएँ। आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट में एक अच्छा स्कोर कैसे किया था। आप लोग हमारा एक वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और पूरा अंतिम तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो किस अवस्था में होता है। देखिए, ये जो अवस्थाएं दी गई हैं ये साथियों यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक, देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं, यहाँ से ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग प्रारंभ होती है तो किस अवस्था में होता है। तो साथियों, जब बच्चों में तार्किक रूप से किसी वस्तुओं घटनाओं के विषय में जब थिंकिंग या चिंतन प्रारंभ होती है तो साथियों उसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष का यहाँ पे होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। संरक्षण होता है, संख्या बोध होता है, कर्मानुसार होता है, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो ये चीज़ें इस अवस्था में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपके सीटेट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बना के दिया जाता है कि जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ये 4 विकल्प आपको दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। देखिए, मन का मानचित्रण जिसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है ये किससे संबंधित है? तो जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है ये यहाँ पे मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से यहाँ पे संबंधित है। देखिए, यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं कि यहाँ पे मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि देखिए जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, यहाँ पे उसके अनुसार कहा जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग के अनुसार कि जब कोई कार्य करने चलते हैं हम तो उससे पहले एक दिमाग में उसके लिए छवि बनाई जानी चाहिए, एक आइडिया या रूपरेखा यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, जब कोई प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो समस्या होती है, जो उनकी प्रॉब्लम होती है, उसको संबोधित करने के लिए इन 4 विकल्पों में सबसे उचित या सबसे बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे उचित और बेहतर विकल्प है ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, जब कोई बच्चा है भिन्न भिन्न संस्कृतियों से आता है तो उसको भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भिन्न भिन्न संस्कृति से आता है तो बच्चा एक ही जो शिक्षण विधि है, एक ही शिक्षण विधि से बच्चा सभी बच्चे नहीं सीख सकते, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? देखिए, यहाँ पे क्रिएटिविटी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्न जो विकल्प दिए गए हैं उनमें शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता का पोषण करता है वो यहाँ पे आपका प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने पर अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, यहाँ पे जो सृजनात्मकता है, देखिए सृजनात्मकता का पोषण, देखिए सृजनात्मकता का जो पोषण है वो प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। जैसे जब कोई बच्चा जो है सृजनात्मक चीज़ें उनमें विकसित करनी है तो बच्चों में जो उनकी प्रतिभा है, उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे तो उनमें सृजनात्मकता जो है एक अच्छे तरीके से निकल कर बाहर आती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन
जो है करना प्रारंभ करता है। तो जो जीन पियाजे की अवस्थाएं दी गई हैं इनके संज्ञानात्मक विकास में, उनमें जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो आपका 12 वर्ष के ऊपर होती है, उसमें बच्चा जो है ये तार्किक चिंतन जो है आरंभ कर देता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। देखिए, सीखना कब समृद्ध होता है? सीखना तभी समृद्ध होता है जब बच्चों को एक अच्छा वातावरण दिया जाता है, बच्चों में जो है वास्तविक दुनिया से संबंधित उदाहरण दिया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया या कोलैबोरेट करके शिक्षक या उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए, जो सीखने की लर्निंग की जो प्रोसेस है, इनमें कौन सी विशेषता नहीं माननी चाहिए। आप लोग एग्जाम में बैठिए तो नहीं शब्द जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो विशेषता नहीं है वो यहाँ पे है कि शैक्षिक संसाधन ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है साथी, ये सीखने की प्रक्रिया के बारे में गलत है, क्योंकि शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ अधिगम होता है। शैक्षिक संस्थान के अलावा जो है हम अपने वातावरण से, हम अपने संस्कृति से, हम जो है इनडायरेक्ट रूप से भी एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, देखिए 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो केवल सुनकर ही शिक्षा जो है यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जब हम जो है श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें हेल्प कराएंगे और उनके लर्निंग में जो है यहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते उन्हें हम सहायता प्रदान करेंगे। तो ये साथियों, कुछ 10 क्वेश्चनों की यहाँ पे NCERT प्लस P/Q यहाँ पे आपके क्वेश्चन की एक अच्छी यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको पूरी आप लोग देखे होंगे। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो सीटेट 2024 दिसंबर की, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ वो भी सीटेट क्लियर कर सकें और आपकी दोस्ती यहाँ पे चलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।